नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हमारे इस प्रयास से आप सबको लाभ पहुंच रहा है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं, जहां पे दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से हम डील करने वाले हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, शॉर्ट क्रिस्प तरीके से हम डील करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको सीआरपीसी एक बर्ड्स आई व्यू से कंप्लीटली दिखना शुरू हो जाएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेक्शन से फेमिलियर होना। वो एक हिच और एक डर जो होता है किसी सब्जेक्ट को, वो भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक सीआरपीसी को समझने का, वो थोड़ी दूर हो जाएगी। और यहां पे हमने देखा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर लैकिंग ही है। हम बात करेंगे 3 डिफरेंट टर्म्स के बारे में: इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। यू सी, सेक्शन नंबर 2G में आपको इंक्वायरी की डेफिनेशन मिलती है और सेक्शन नंबर 2H में आपको इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन सीआरपीसी में देखने को मिलती है। आइए जरा पहले देख लेते हैं कि सीआरपीसी इन डेफिनेशंस के बारे में कहता क्या है। सेक्शन 2G में हमें सबसे पहले यह देखने को मिलता है that inquiry is basically referring to all proceedings which are conducted by a magistrate or court other than a trial। और यहीं पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो वी विल फाइंड ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर व्हाट? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस which are conducted by a police officer or other person authorized by a magistrate and not by a magistrate himself। Inquiry: all proceedings which are conducted by a court or magistrate other than a trial। Investigation: all proceedings which is for the collection of evidence by a police officer or other person authorized by a magistrate, not by a magistrate himself। यानी कि इंक्वायरी होती है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, और इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी बाय अ मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, यानी कि मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और इंक्वायरी एक ऐसी प्रोसीडिंग है विच इज अदर देन ट्रायल, यानी कि ट्रायल इंक्वायरी हो नहीं सकता। ट्रायल कैन नॉट बी इंक्वायरी एंड इट ऑल्सो कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेशन, because this we know that the trial is conducted by a judicial magistrate और इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट साहब करा ही नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट साहब खुद कर नहीं सकते, ट्रायल मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे और इंक्वायरी भी मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे। बट इंक्वायरी इज अदर देन अ ट्रायल, दैट मींस इंक्वायरी और ट्रायल एक नहीं हो सकते। यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इंक्वायरी and trial are mutually exclusive। इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक दूसरे से बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर सकते। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कभी नहीं कर सकते। यानी कि जहां इंक्वायरी हो रही होगी वहां ट्रायल का कोई लेना देना नहीं, और जब ट्रायल होगा तो वहां इंक्वायरी का कोई लेना देना नहीं। पर सर, ये कुछ बेसिक आइडिया तो हमें सीआरपीसी की डेफिनेशन से मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली में इन तीनों स्टेजेस का मतलब क्या है और ये तीनों स्टेजेस किस तरीके से काम करती हैं, जरा इस पे थोड़ा सा हमें समझाओ आप।
चलिए मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, सो दैट इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन आपके दिमाग में, आपके जहन में सही तरीके से फिट बैठ जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इट इज एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, और यहां पे एक FIR दर्ज हो रही, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो रही है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। FIR दर्ज हुई। FIR के दर्ज होने के बाद पुलिस अफसर ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिलती है चैप्टर नंबर 12 में, और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकती है, बहुत जनरल डिस्कशन, बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे सेक्शन 157 में एक चीज होती है जिसको कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट, यानी कि अगर आप 157 का भी देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि वहां लिखा है वेदर on information received or otherwise when a police officer is basically getting an information regarding the commission of a cognizable offense, what he does is he prepares a report, sends it to the magistrate, proceeds to the spot। यानी कि वो एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भेजते हैं जिसको अकरेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। वह खुद स्पॉट पर जाते हैं, या हो सकता है किसी जूनियर सबऑर्डिनेट को वो डिप्यूट करे स्पॉट पर जाने के लिए। वहां स्पॉट पर जाके देखते हैं, अच्छा जैसे मर्डर का केस है तो डेड बॉडी कहां है, कितनी लाइट अवेलेबल है, कहां कहां CCTV कैमरा लगे हैं, क्या आसपास कोई बिल्डिंग है, विटनेसेस कौन कौन हो सकते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है इस जगह पे, क्या कोई खून से सना हुआ कपड़ा मिलता है डेड बॉडी के आसपास, क्या जिस चाकू से इस व्यक्ति को मारा गया उस चाकू की बरामदगी हो सकती है। ये सारी चीजें मैजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेजने के बाद पुलिस अफसर उस स्पॉट पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। वो उस अकरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा पता करा जाए। और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि अगर अरेस्ट करा जा सकता है ऑफेंडर को, ऑफेंडर कौन है, उनकी आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके, तो उस प्रोसीडिंग में भी वो आगे बढ़े। ये 157 में आपको मोटी मोटी चर्चा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, अरेस्ट के प्रोविजंस भी साथ साथ वर्क करेंगे। 41 to 60A विच इज चैप्टर नंबर 5, अरेस्ट भी हो सकता है। अरेस्ट कर लिया गया तो डेफिनेटली सेक्शन 167 में जो रिमांड की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलेंगी, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, पुलिस कस्टडी लेनी है, मैजिस्ट्रेट साहब कौन सी कस्टडी ऑथराइज करते हैं वो सेक्शन 167 में पता चलेगा। यानी कि यू विल रीड दिस ऑफ कोर्स विद सेक्शन 57, दैट इज 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट करा है तो आप अरेस्टी को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी जाए, हो सकता है कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी जाए बाय मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करी जाए अंडर सेक्शन 164। यानी कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं और अगर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है एज अ कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो ऑफ कोर्स आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मैं बहुत सिंपली आपको सिर्फ 3 जो डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस उसके साथ साथ लेकर जाना चाहता हूं। छोटा छोटे आइडियाज दे रहा हूं मैं आपको प्रोविजंस के। जो लोग इन प्रोविजंस को समझते हैं, जिनको इन प्रोविजंस का आइडिया है, ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू गेट अ कैप्चर ऑफ द एंटायर प्रोसेस। अगर आपको इन सब सेक्शंस का उतना डिटेल्ड आइडिया नहीं है, you can definitely refer to this session again and again and then read those sections from the bare act। 167 में confession या statement by magistrate रिकॉर्ड हो सकती है। साथ ही साथ सेक्शन 161 में अगर आप देखेंगे तो पुलिस अफसर एग्जामिनेशन कर सकता है किसका, विटनेसेस का, यानी कि पर्सन्स अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। पुलिस अफसर डेफिनेटली एग्जामिनेशन कर सकता है ऑफ पर्सन्स हु आर अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। पुलिस अफसर 160 में उन्हें बुलाएगा,
161 में एग्जामिनेशन करेगा, सवाल जवाब पूछेगा। 160 में बुलाया जाएगा, 161 में सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2H में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। अक्यूज्ड को हमने कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ करेंगे अरेस्ट करने के बाद, विटनेसेस को बुलाएंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स करवाएंगे, सीसीटीवी कैमरों की जांच करेंगे, फोन रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे, हर एक एंगल से एविडेंसेस को, साक्ष्य कलेक्ट करे जाएंगे। किसने मर्डर करा, क्यों मर्डर करा, कैसे मर्डर करा, क्या कोई विटनेस था, क्या कोई मोटिव था, क्या पुरानी दुश्मनी थी, क्या हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। हर एक एंगल से द पुलिस इज सपोज टू लुक एट the facts of the case and collect evidences from different points. Collect evidences from different angles and points. That is the purpose of investigation. That is the purpose of investigation. और जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगी, अब ऐसा तो है नहीं ना कि पुलिस अफसर हर 1 घंटे बाद या हर 7 दिन बाद या हर महीने बाद जाकर मैजिस्ट्रेट साहब को बिट्स एंड पीसेस में बताएंगे कि हमने ये एविडेंस कलेक्ट करा है या इन्वेस्टिगेशन हमारी इस एंगल तक पहुंची है। ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाला। तो होता क्या है, इन सब एविडेंसेस को कलेक्ट करके पुलिस अफसर अपना केस तैयार करता है और पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। कौन करता है सबमिट? ऑफ कोर्स पुलिस वाला करता है। पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वो एक रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करते हैं थ्रू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हिमसेल्फ इफ ही इज ऑथराइज्ड। वह जाके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास कि जनाब ये देखिए हमने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं। 2 तरीके की पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। एक हो सकती है चार्जशीट, या आपने बहुत बार इस शब्द सुना होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू मूव टू ट्रायल। यानी कि पुलिस अफसर को लगता है कि जितने हमने साक्ष्य इकट्ठे करे हैं ये संतोषजनक है कि हम इस अभियुक्त की, इस अक्यूज्ड का ट्रायल कर सकें। हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने शायद ऑफेंस करा है मैजिस्ट्रेट साहब, इसलिए हम लग रहा है कि सफिशिएंट एविडेंस है, आप देख लीजिए। एक और तरीके की पुलिस रिपोर्ट होती है जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू पुलिस देयर isn't sufficient evidence to proceed to trial। यानी कि पुलिस अफसर को लगता है कि जो हमने साक्ष्य इकट्ठे करे हैं, एविडेंस इकट्ठे करे हैं, इसके हिसाब से हमें तो नहीं लगता इस अक्यूज्ड का ट्रायल होना चाहिए, इस अक्यूज्ड ने ऑफेंस तो नहीं करा, हमें नहीं लग रहा। ये 2 तरीके की पुलिस रिपोर्ट होती है। तो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों तरीके से भी कोई सी भी जो पुलिस रिपोर्ट है वह पुलिस अफसर लगा सकते हैं। अगर उन्हें सफिशिएंट एविडेंस मिल गए तो चार्जशीट, वरना क्लोजर रिपोर्ट। क्या मैजिस्ट्रेट साहब बाउंड है? नो। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट। ही इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। जैसे आरुषि तलवार केस में हुआ था, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी गई थी, लेकिन हो सकता है कि आप कॉग्निजेंस ले लें। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट इज नॉट एट ऑल बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। यानी कि अगर पुलिस कहती है, मान लीजिए पुलिस ने कहा नहीं जी हम तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि सफिशिएंट एविडेंस है, हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब बोल दे नहीं, अकॉर्डिंग टू मी द एविडेंस इज सफिशिएंट, लेट अस प्रोसीड टू ट्रायल। इट इज वेरी मच पॉसिबल। इट इज वेरी 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 मच पॉसिबल।
और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिस रिपोर्ट आती है। अब मैजिस्ट्रेट साहब इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनके सामने पुलिस रिपोर्ट आई। अब आपने 550 पेज का पुलंदा मैजिस्ट्रेट साहब को पकड़ा दिया, उसको अप्रिशिएट करने में भी तो मैजिस्ट्रेट साहब को थोड़ा समय लगेगा। तो मान लीजिए करीब करीब आपने मान लीजिए चार्जशीट सबमिट करी, लेट अस अज्यूम इन दिस केस फॉर सिंप्लिसिटी आपने चार्जशीट ही सबमिट करी थी, सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द पुलिस। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर क्या लिया, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लिया। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मीन? टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मीन्स दैट द मैजिस्ट्रेट इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। एप्लीकेशन ऑफ judicial mind, application of your judicial analysis and discretion to the offense is known as cognizance. मैजिस्ट्रेट साहब ने इस जगह पर जाकर कॉग्निजेंस ले ली, वो समझ रहे हैं, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं, और जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उन्होंने सोचा कि भाई अब कॉग्निजेंस, इस अपराध का संज्ञान हमें ले लेना चाहिए। संज्ञान सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 में अगर आप देखेंगे 3 क्लॉजेस मिलेंगे जहां पे संज्ञान लिया जाता है 3 अलग अलग तरीके से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखने का तरीका है ये CPI, ABC CPI, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। कंप्लेंट जिसकी आप परिभाषा देखेंगे 2D में, और आपको प्रोसीडिंग्स मिलेगी सेक्शन 200 से 203 के अंदर। क्या होती है कंप्लेंट? कंप्लेंट बेसिकली जहां पे आप पुलिस अफसर के पास नहीं जाते, आप सीधी अपनी शिकायत लेकर मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं। वो किसी भी अपराध के लिए हो सकती है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, रिटन में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और आप मैजिस्ट्रेट साहब को कहते हैं कि एक व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपको पता है वो कौन है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मैजिस्ट्रेट साहब के पास ही कंप्लेंट लेकर जाते हैं, इस तरीके का अपराध मैजिस्ट्रेट साहब हुआ है और हम चाहते हैं कि आप एक्शन लें। आप पुलिस के पास नहीं जाते, बल्कि पुलिस अफसर को, एग्जीक्यूटिव एजेंसी को बाईपास करके सीधा जुडिशियल अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं। सेक्शन 2D में आपको परिभाषा मिल जाएगी कंप्लेंट की, और प्रोसीडिंग्स जो होती है 200 से 203 के बीच में मिलेगी। यह होती है कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट। पुलिस रिपोर्ट मैंने आपको बताया, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद मैजिस्ट्रेट साहब के पास पुलिस अफसर जो होते हैं वो सबमिट करते हैं, बेसिकली देयर एंटायर केस, देयर एंटायर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पुलिस रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने जुरिस्डिक्शन में देखा, अखबार में पढ़ा कि इस तरीके का कोई अपराध लिया है, और उन्होंने उस अपराध का संज्ञान ले लिया। अखबार में पढ़ा, उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में एक अपराध हुआ है, उन्होंने सोचा इसका संज्ञान लेना जरूरी है, उनके पास पावर थी, उनकी जुरिस्डिक्शन में था, उन्होंने संज्ञान ले लिया अखबार में खबर पढ़ के। इंफॉर्मेशन, इस पे हम ऑफ कोर्स चर्चा डिटेल में करेंगे इन अ क्लास, बट राइट नाउ लेट अस फोकस हियर। मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया। ऑफ कोर्स यहां पे जो लोग ध्यान से सुन रहे थे उनको याद होगा सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा होगा? A, B और C में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, यहां पुलिस रिपोर्ट है तो B में, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में कॉग्निजेंस लिया गया। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने और प्रोसेसेस शुरू करे, यानी कि एक प्रोसेस होता है सेक्शन 204 में जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। समन्स भेजना है, वारंट भेजना है, ये सब काम भी तो करने हैं। अगर अक्यूज मान लीजिए गिरफ्तार नहीं है तो वारंट भी तो भेजेंगे आप, या विटनेसेस को समन्स भेजेंगे, व्हाटएवर द केस इज। Whatever the case is, in the initial stage, there is issue of process against the accused in 204. Then you see 207 and 208 is what? Supply of documents. अब मैंने 2 सेक्शन क्यों लिखे हैं? क्योंकि कुछ केसेस होते हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल होते हैं बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उन केसेस के अंदर there is a thing called committal proceedings. कमिटल का मतलब होता है, अगर आप अपने CRPC में जाकर देखेंगे, इन शेड्यूल नंबर 1 क्लासिफिकेशन नंबर 1 कॉलम नंबर 6, इन CRPC शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन 1 कॉलम नंबर 6
अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक कॉलम मिलेगा, बाय व्हाट कोर्ट द ऑफेंस इज ट्रायबल। तो वहां पे अगर आप देखेंगे कुछ कोर्ट्स होते हैं, कुछ ऑफेंसेस होते हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वह कॉग्निजेंस लेकर फिर डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं अक्यूज्ड को। डॉक्यूमेंट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? देखिए, फेयर ट्रायल है, हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करते हुए चलना है। अक्यूज्ड को भी तो बताएंगे उनके खिलाफ क्या एविडेंस अवेलेबल है ताकि वो डिफेंस ले सकें। अक्यूज्ड को भी तो पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या केस डेवलप हुआ है ताकि वो अपने लीगल काउंसिल के साथ सलाह करके अपने आप को डिफेंड कर सके ट्रायल में। ऑफ कोर्स इसीलिए उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, चार्जशीट दी जाती है, जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन पुलिस ने करा है 160-161 में, वहां पर उनको वो एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड दिया जाता है, एफआईआर की कॉपी, सारी चीजें मिलती हैं इन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 207 में मिलती हैं जब केसेस मैजिस्ट्रेट ने ही ट्राई करने होते हैं। बट इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तब आप 208 की तरफ जाते हैं। एनी विच वे, अगर कमिटल होना है तो यहां पे कमिटल, जैसे यहां पे मर्डर है तो द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहां पे तो होगा ही। अदरवाइज इफ एप्लीकेबल कमिटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इफ एप्लीकेबल कमिटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इफ एप्लीकेबल कमिटल प्रोसीडिंग्स होती है, तो बेसिकली ये सारी प्रोसीडिंग्स करने के बाद, जैसे अगर कमिट भी करना हुआ तो सेशंस कोर्ट में कमिट हुआ केस, और उसके बाद देयर इज अ प्ली ऑफ गिल्ट प्लस चार्ज फ्रेमिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, बहुत फेयर सिस्टम है। अक्यूज्ड से पूछा जाता है कि भाई देखो, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने संज्ञान लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें दे दिए, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, अब पता तुम्हें भी होगा अगर तुमने ऑफेंस करा है तो, नहीं करा तो बात अलग है। सो नाउ अक्यूज्ड से पूछा जाता है, अक्यूज्ड से पूछा जाता है, डू यू प्लीड गिल्टी, और दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है, क्लेम टू बी ट्राइड। क्या तुम गिल्टी प्ली करते हो या तुम मानते हो कि तुमने ऑफेंस करा है, या तुम्हें ट्रायल चाहिए? तो बता दो। देखो, अगर मानते हो तो बात अलग है, ट्रायल चाहिए तो बात अलग है, तो बताओ। मान लीजिए अक्यूज्ड कहता है कि मैं गिल्टी प्ली करता हूं, तो आप देखेंगे ऑफेंसेस में भी ये लिखा है, शैल रिकॉर्ड द प्ली प्लस मे कन्विक्ट देयर ऑन। मतलब कि मैजिस्ट्रेट साहब की, जज साहब की ड्यूटी है कि वो प्ली को रिकॉर्ड करें। गिल्टी प्ली करा है, क्लेम, ट्रायल क्लेम करा है, वो प्ली को रिकॉर्ड करें। और अगर गिल्टी प्ली कर रहा है तो मे कन्विक्ट देयर ऑन, यानी कि उनकी डिस्क्रिशन है कि वो कन्विक्ट करे या ना करे। सर, डिस्क्रिशन क्यों है? जब अक्यूज सामने खड़े होकर खुद कह रहा है, खुद अक्यूज कह रहा है कि भाई आई एम गिल्टी, मेरे को सजा दे दो, हो सकता है वो अपने गैंग लीडर को बचाना चाह रहा हो, बाकी कंस्पिरेसी को छुपाने के लिए अपने ऊपर सारा दोष लेके आगे बढ़ रहा हो ताकि वो कंस्पिरेसी आगे बढ़े, अपने भाई को बचा रहा हो, अपने बेटे को बचा रहा हो, अपने पिता को बचाने के लिए एक बेटा ये कर रहा हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। सो इसीलिए मैजिस्ट्रेट साहब के पास, जज साहब के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो कन्विक्ट करें गिल्टी प्ली पे। आपने कहा ना कि मैं गिल्टी हूं, तो वो चाहे तो आपको कन्विक्ट करें, हो सकता है वो आपको कन्विक्ट ना करें, आपका ट्रायल चलाएं। इट्स हिज डिस्क्रिशन, शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे कन्विक्ट देयर ऑन। एनीवे, दिस इज हाउ सीआरपीसी इज वेरी फेयर। तो ये सारी प्रोसेसेस करने के बाद फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है और यहां से ट्रायल शुरू होता है। नाउ यू सी, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जहां पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई टिल द पॉइंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्वायरी।
जहां से मैजिस्ट्रेट साहब ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना शुरू करा, फिर फाइनली जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए उन्होंने ऑफेंस का संज्ञान भी ले लिया। उसके बाद बाकी सारी प्रोसेसेस को करने के बाद अल्टीमेटली चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज तक पहुंचे। या तो कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि केस को कमिट करके सेशंस कोर्ट के पास भेज दिया, तो सेशंस कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग का भार संभाला, या मैजिस्ट्रेट साहब ने खुद संभाला। जैसे इस केस में मर्डर का केस है, सो इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो आप 204 में इश्यू प्रोसेस करके 208 में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, 209 में आप कमिटल कर देंगे, मैजिस्ट्रेट साहब के पास केस जाएगा, और मैजिस्ट्रेट साहब के पास से केस जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस, और कोर्ट ऑफ सेशंस में जो जज साहब होंगे वो चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेमिंग से ट्रायल शुरू होता है। इनफैक्ट चार्ज फ्रेमिंग इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल प्रोसेस। चार्ज फ्रेमिंग इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल प्रोसेस ओनली। वहां से हम कहते हैं ट्रायल, जब प्ली ऑफ गिल्ट लिया वहां से ट्रायल प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहां से ट्रायल प्रोसेस शुरू हो जाता है, बिकॉज इट इज चार्ज फ्रेमिंग इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल प्रोसेस ओनली। चार्ज फ्रेमिंग अगर आप देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ चार्ज फ्रेमिंग मिलेंगे सेक्शन 211 से 214 तक, which if I am not wrong is chapter number 17 of CRPC, and you can see form number 32 in schedule number 2 of CRPC। वहां पे आपको चार्ज का फॉर्म भी मिल जाएगा। So these are the three different stages of a criminal process of the criminal justice system। ये बहुत आपको लगा होगा कि सर ये तो बहुत आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें कुछ कम समय में दी है। ये इसीलिए दी है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन इज टू बी एक्चुअली सीन रिपीटेडली सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आई हैव ट्राइड टू गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन सिंगल गो, सो दैट आपके पास एक जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन सुलभ तरीके से अवेलेबल हो, और आप अगर कभी भी रिवाइज करना चाहें, पूरे क्रिमिनल प्रोसेस को अपने दिमाग में चलाना चाहें, तो आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट रहे। दीज आर द थ्री डिफरेंट स्टेजेस। यू सी, इंक्वायरी जब चल रही है, ट्रायल का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो एक साथ नहीं होते। इंक्वायरी जब तक चल रही है, जैसी चार्ज फ्रेमिंग हुई, इंक्वायरी खत्म, ट्रायल शुरू। इन्वेस्टिगेशन, इट इज डन बाय अ पुलिस ऑफिसर, नॉट बाय अ मैजिस्ट्रेट, देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल आर आल्सो डिफरेंट। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग जिनको ये लगता हो कि सर एक चीज होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8, वो तो पुलिस रिपोर्ट चलने के बाद भी चलती रहती है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी हो सकता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। आप में से बहुत लोग ये बात सोच सकते हो, और नहीं आई आपके दिमाग में बात तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल चल सकती है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, दे कैन ओवरलैप, दे आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, बट दे कैन ओवरलैप। के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, वो पुलिस अफसर कर रहे हैं, नॉट बाय अ मैजिस्ट्रेट, और इंक्वायरी भी चल रही है। इंक्वायरी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, इट इज नॉट डन बाय पुलिस ऑफिसर, इट इज डन बाय द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट, इट इज नॉट ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब कर रहे हैं, पुलिस अफसर कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, बट दे आर गोइंग पैरेलली टुगेदर। बट क्या इंक्वायरी और ट्रायल पैरेलली जाएंगे? नो, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंक्वायरी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही ट्रायल शुरू होगा। इंक्वायरी के चलते चलते ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। ट्रायल जैसे ही शुरू होगा, इंक्वायरी वहीं पे खत्म हो जाएगी। इट्स वेरी लॉजिकल, इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल। तभी तो आप देखेंगे इंक्वायरी के लिए लिख दिया है अदर देन ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिखा अदर देन इंक्वायरी, उसमें लिख दिया सिर्फ अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकती, यानी कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकते। तो दोनों प्रोसेस, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की पैरेलल जरूर चल सकती हैं, पर वो इंक्वायरी और ट्रायल के साथ
नहीं पॉसिबल है। इंक्वायरी अलग है, ट्रायल अलग है, दे आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप डिस्कशन वॉज फ्रूटफुल। बार बार इस डिस्कशन को देखिए, आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन अ नटशेल आपको बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने क्रिमिनल प्रोसेस समझाने की कोशिश करी है। दिस इज अ मैटर ऑफ 2.5 months ऑफ डिस्कशन, बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ ब्रीफ बेसिक आइडिया। जिन लोगों को इस डिस्कशन में लगा कि सेक्शंस उनको नहीं आते या नहीं समझ, वो इस डिस्कशन को देखें और डिस्कशन के साथ साथ रुक रुक के उन सेक्शंस को पढ़ने की कोशिश करें। सीआरपीसी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। I hope you liked the discussion, and I'll meet you once again with such fruitful sessions. Thank you so much.